है और वहाँ पे क्या-क्या हुआ है, किस जगह से उनकी एनर्जी लाइन और जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह यूक्रेन, उसका क्या रीज़न्स थे, उनके क्या चल रहा था अंदर वहाँ पे, कि हमने पिछले 3-4 सेशन में देखा और चैप्टर को कंप्लीट किया। तो अब बारी है चाइना की और इसी तरीके से चाइना भी ये 2-3 सेशन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे अमेरिका और अफ्रीका और मिडल ईस्ट आगे चलते आएँगे फिर। तो शुरू करते हैं चाइना से तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चाइना का ये कहते हैं टिम मार्शल के 2006 में अक्टूबर में यूएस नेवी का जो नेवल शिप है जो 1000 फीट का था समझें, जिसे किटी हॉक कहते हैं ना, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। आराम से चल रहा था, आराम से जा रहा था, सेलिंग कर रहा था ईस्ट चाइना सी में बिटवीन साउदर्न जापान एंड ताइवान। साउदर्न जापान आपको ये रहा साउदर्न जापान है और बिटवीन ये ईस्ट चाइना सी बिल्कुल इस तरफ पे यहाँ पे आराम से ये अपनी सेलिंग कर रहा था। अचानक से विदाउट वार्निंग चाइनीज नेवी जो है सबमरीन वो ऊपर आ गई यूएस नेवी के पास। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे हमेशा सराउंडेड रहते हैं, हमेशा इर्द-गिर्द उनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलता है। उसके अंदर समझें इंक्लूडिंग वॉरशिप्स होते हैं, फाइटर जेट्स और सबमरीन ना ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिफेंस कर रही होती है इसको, कि कोई एनिमी इसको क्रॉस नहीं कर सके, इन्वेड ना कर दे, जहाज़ पे हमला ना कर दे। अब ये कहते हैं कि लेकिन चाइनीज़ सबमरीन जो क्वाइटली मूव कर रही थी इलेक्ट्रिक पावर की वजह से यूज़ करते हुए, पहुँच गई डायरेक्ट बिल्कुल उसके पास शिप के पास, एयरक्राफ्ट कैरियर के पास। अब इसकी मिसाल इन्होंने ऐसे दी है टिम मार्शल ने कि इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई पेप्सी के लोग जो है ना, पेप्सी की मैनेजमेंट टीम हो, वो कोका कोला की मीटिंग के दौरान टेबल के नीचे बैठी हुई हो और अचानक से ऊपर आ जाए। तो ऐसे ही चाइना ने भी किया कि अपने सबमरीन बिल्कुल अमेरिका की फ्लीट जा रही है, उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है, जेट्स हैं, सबमरीन है और किसी को पता ही नहीं चला और अचानक से ये ऊपर आ गए। तो इतना शॉकिंग था ये चीज़। अमेरिकन्स अमेज़्ड हो गए थे इस चीज़ को देख के और एंग्री भी होते थे। अमेज़ इसलिए हुए कि चाइनीज़ सबमरीन बिना नोटिस हुए आ गई ऊपर, ये जिनके लिए अमेज़िंग पॉइंट था और एंग्री इस वजह से हुए कि वो नोटिस ही नहीं कर पाए और इस मूव को यूएस ने बड़ा प्रोवोकेटिव देखा था कि इसने एक समझे एक एग्रेशन एक एग्रेसिव दिखाया है चाइना ने ना कि अपनी एक मिलिट्री को शो कर रहा है और खासकर टॉर्पीडो एक ही वो होता है रेंज ये एक समझे एक सबमरीन के अंदर लगता है ये वेपन लॉन्च करने वेपन करने के लिए वो होता है ये टॉर्पीडो कि इसे मिसाइल्स कहने हैं अभी ये कहने हैं जो उसमें जाके हिट करते हैं। इसकी रेंज बिल्कुल ये किटी हॉक था। बिल्कुल किटी जो हॉक जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर था इसकी रेंज में आया हुआ था। आगे कहते हैं कि अमेरिका ने मज़म्मत की और चाइनीज़ ने कहा कि क्या कॉन्फिडेंस है ये और हमने आपके बैटल के जो मिडल बैटल है आपकी शिप के जो फ्लीट जा रही है उसके दरमियान हम आ गए और अपनी हम देखें कॉज से भी दूर हो गए अब जो हमारी साहिली पट्टी है उससे भी दूर हो गए और ये बड़ा हमको आइडिया नहीं हुआ इस चीज़ का और ये बड़ा कोइंसिडेंस ये हो गया। अच्छा, ये कहते हैं टिम मार्शल के पहले दौर में ब्रिटेन वॉरशिप भेजता था वीक कंट्रीज के आसपास ना कि अपनी डोमिनेंस शो करे। अब चाइना ने भी वही टैक्टिक यूज की और चाइना ने यूज की कि अपनी सबमरीन को यूएस फ्लीट के बिल्कुल पास ले आया जो इनकी कॉज से यानी कि चाइना की कॉज से दूर था और एक अपनी डोमिनेंस और एक अपना शो करने लगा। चाइना ने मैसेज दिया कि अब वो भी पावरफुल नेवी बन चुका है और अब दोबारा कंट्रोल कर सकता है उनके सराउंडिंग वाटर्स पे जो समझे ईस्ट चाइना सी ये रहा तो यहाँ पे अब इसकी दोबारा से साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी सी ऑफ जापान यानी कि इन जगहों पे अब ये इसकी नेवी पावरफुल हो चुकी है अब ये दोबारा इनको डोमिनेंस करना चाहता है। हजारों साल से थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद चाइना ग्लोबल स्टेज पर आ रहा है ना कि अब आस्ता आस्ता वो ग्लोबल हो रहा है और पोर्ट्स एक्सपेंड कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। चाइना हमेशा से लैंड पावर रहा है और ना कि नेवल, टिम मार्शल कहते हैं। इसकी बहुत वास्ट टेरिटरी है, मल्टीपल लैंड बॉर्डर्स हैं और शॉर्ट सी रूट्स हैं रहे हैं ट्रेड के लिए। चाइना को अपने इन्फ्लुएंस के लिए स्ट्रॉन्ग नेवी की कोई इतनी बोलते हैं कि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
बहुत से सेंचुरी से चाइनीज़ मर्चेंट्स जो होते हैं ट्रैवल किया वर्ल्ड में ना। चाइना की नेवी ने अपनी टेरिटरी के बाहर और ये भी कहते हैं कि एक तो चाइनीज़ मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और क्या नाम है उसके अलावा कि चाइना की नेवी ने अपने टेरिटरी के बाहर कभी नहीं देखा कि वो कभी आगे वैसे नहीं जाते उनकी नेवी जो है। और जो डिफिकल्टीज थी सी लेन्स को पेट्रोलिंग करने के लिए जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन इसकी भी इनको कोई खास ज़रूरत नहीं थी चाइनीज़ को। इसके बजाय चाइना ने फोकस किया कि वो मैनेज करे अपनी लार्ज पॉपुलेशन को और टेरिटरी को। उनकी पॉपुलेशन आज बन चुकी है 1.4 बिलियन पीपल है। दुनिया की समझे मेरे ख्याल से दूसरी बड़ी आबादी है, या पहले हो गई है इंडिया या फिर होने वाली है, ऐसे ही है, तो याद नहीं है सही। चाइना की आइडेंटिटी एज सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी 4000 साल पहले, 4000 साल पहले नॉर्थ चाइना प्लेन में, जिसको सेंट्रल प्लेन भी कहा जाता है। अब देख लें नॉर्थ चाइना प्लेन के कहाँ है। नॉर्थ चाइना प्लेन बिल्कुल इस तरफ है। इसका एक मैप ये है ताकि पता चल जाए। ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ चाइना प्लेन ये रहा। और इसको इस हिसाब से देखेंगे तो ये इधर आएगा। इधर नॉर्थ चाइना प्लेन है, जिसको सेंट्रल प्लेन भी कहा जाता है। अच्छा, ये रीजन जो है वो समझे 1,60,000 माइल्स का है। इतना बड़ा ये रीजन है। और जो साउथ ऑफ मंचूरिया एंड ब्लो इनर मंगोलिया में लगता है। साउथ ऑफ मंचूरिया दिखा देता हूँ किधर है। मंगोलिया ये है, साउथ मंचूरिया इधर है इस जगह पे। इसका ये मैप एक और है, ये रहा मंचूरिया। इसको ये मंचूरिया है, नॉर्थ प्लेन यहाँ पे लगता है, ये इनर मंगोलिया, ये मंगोलिया ये आ गया। तो ये बिल्कुल इस तरफ लगता है, इस जगह पे लैंड पे है नॉर्थ प्लेन। अच्छा, ये सेंटर्ड है येलो रिवर बेसिन के और अराउंड और एक्सटेंड करता है ये यांगटीज रिवर के पास। ये भी देख लें, ये भी किधर है। ये रहा येलो रिवर, क्या नाम है, ये जा रही है यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट। और ये यांगसी रिवर यहाँ से साउथ चाइना को ये फिर ये ईस्ट एशिया ईस्ट चाइना में सी में ये खुल रही है। तो ये दो रिवर के पास ये यहाँ पे ये करता है, क्या नाम है, ये नॉर्थ प्लेन जो है, नॉर्थ प्लेन चाइना। अच्छा, और ये दोनों वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं और ये अब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ पे ना, इन जगह इस जगह पे। येलो रिवर चाइना के लिए ब्लेसिंग और कर्ज दोनों है। इसके खतरनाक फ्लड की वजह से इसका नाम स्कोरेज ऑफ द सन्स ऑफ हान कहा जाता है। यानी कि इसको ये समझ लें कि जो ये रिवर है इसमें ऐसे सैलाब आ जाता है जब बारिश होती है और ये होती है, तो इस वजह से इसको ना समझ का वहाँ के जो पीपल थे, रहने वाले थे हान, उनको इस हिसाब से रिवर को कहा जाता है कि कोड़े बरसाता था हान के पीपल पे, कि तबाही मचाते थे हान के लोगों को और इर्द गिर्द के लोगों को। तो इसका नाम इस वजह से स्कोरेज ऑफ द सन्स ऑफ हान्स रखा गया। इसको इस नाम से भी कहते हैं। इसके अलावा ये थाउजेंड ऑफ ईयर से सेंट्रल रहा है चाइनीज सिविलाइजेशन का। जैसे नाइल है इजिप्ट का, ये जैसे नाइल इजिप्ट का एक मशहूर तरीन चीज जो है वो नाइल रिवर है, वैसे ही चाइना का एक ये है सिविलाइजेशन, एक ये है। अच्छा, दूसरी बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गई थी 1950 में चाइना में, और फिर रिसेंट डेकेड में, फिर अभी कुछ डेकेड में ये फिर ये बढ़ना शुरू हुई इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमी ये सब। पोल्यूशन ने बहुत डैमेज दिया था, क्या नाम है, रिवर को। टॉक्सिक वेस्ट था और ये सारी चीज थी। लेकिन इसके बावजूद ये सिंबल है, क्या नाम है, चाइना का। क्योंकि ये इन्होंने अर्ली एडवांसमेंट हुई थी फार्मिंग, जैसे कि पेपर मेकिंग, गन पाउडर प्रोडक्शन वगैरह। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि अर्ली चाइना प्रोटेक्टेड था अपनी ज्योग्राफी की वजह से। नॉर्थ में हार्ज गोबाई डिजर्ट था, जिसे मंगोलिया कहते हैं। अब ये देख रहे हैं ये किधर था इस मैप के हिसाब से। एक मिनट, ये वाले मैप के हिसाब से मंगोलिया ये है, गोबाई डिजर्ट इधर था इस जगह को। अगर उसको बिल्कुल स्पेसिफिक देखेंगे तो ये है गोबाई डिजर्ट, ये रहा मंगोलिया, ये रहा ये। और ये कहते हैं कि ये इसने प्रोटेक्ट चाइना को किया गया है जियोग्राफी ने, गोबाई डिजर्ट ने। अच्छा, वेस्ट में
टाइबेटियन प्लेट्यू है जो रीच करता है हिमालय तक। टाइबेटियन प्लेट्यू, एक मिनट कहाँ गया, ये है, ये टाइबेटियन प्लेट्यू बिल्कुल समझें आपका आ गया इसमें वेस्ट में ना, और बिल्कुल इसके नीचे आ गया इंडिया, नेपाल, भूटान, और फिर नीचे साउदर्न कंट्रीज, और ये सारे, और ये हिमालयास को टच करता है, ये जो जगह है। साउथ ईस्ट और साउथ में सी लगता है, ये नेचुरल बैरियर्स ने शेप दिया है चाइना को, और बचाया है चाइना को, कोई इन्वेजन ना हो जाए और एक्सपेंशन कोई दूसरी जगह से नहीं आ जाए, और लिमिट किया अपनी एक्सपेंशन को भी, किससे आगे वो नहीं बढ़े। साउथ चाइना सी ये रहा, इसका इस मैप से देखें तो ये रहा साउथ चाइना सी, सही है, यहाँ पे बिल्कुल साउथ में जो पड़ता है, और ये ईस्ट चाइना सी बिल्कुल ईस्ट में। तो ये दो भी नेचुरल बैरियर्स हो गए, यहाँ भी एक टिबेटियन प्लेट्यू है, और यहाँ पे भी एक गोबाई डेजर्ट जो है, ये चार जगह से तो ये प्रोटेक्ट हो चुका है। अच्छा, जो हार्टलैंड है, जैसे समझे नॉर्थ चाइना प्लेन, इसको हार्टलैंड कहते हैं ना, वो लार्ज फर्टाइल प्लेन है जिसमें टू मेन रिवर्स हैं, और वहाँ के जो वेदर है वहाँ पे अलाउ करता है कि वहाँ पे जैसे चावल है और सोयाबीन्स हैं, यहाँ पे हार्वेस्ट हो साल में 2 मरतबा वो हो जाती हैं, और फिर वहाँ की पॉपुलेशन भी बड़ा ग्रोथ है वहाँ पे ना, ये सारी जगह पे क्या नाम है, नॉर्थ चाइना प्लेन में। 1500 बीसीई में इस हार्टलैंड में हंड्रेड्स ऑफ मिनी स्टेट्स थे जो आपस में लड़ते रहते थे, और फिर बाद में एक एमर्ज हुआ एक अर्लीस्ट वर्जन ऑफ चाइनीज स्टेट, जिसे शांग डायनेस्टी कहा जाता है, बड़ी पुरानी डायनेस्टी है, और इसमें उन्होंने बल्कि समझे उस पर लिखना शुरू किया था, रिटर्न कर जो तख्तियों पे, बोन्स पर, इन सब पे। तो ये उस जमाने की बात है, 1500 बीसीई की। वहां से हान पीपल एमर्ज हुए, एक हान हान जो है वो एथनिक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है और बहुत ज्यादा मेजोरिटी है चाइना में। हान पीपल एमर्ज हुए थे जिन्होंने हार्टलैंड को प्रोटेक्ट किया और एक बफर जोन बनाया। चाइना की अभी 90% पॉपुलेशन हान है, और पॉलिटिक्स बिजनेस में डोमिनेंस रखती है। ये समझे ये जो अलग ये अलग हैं, एक मैंडेरियन कैनोटिनीज, एक जो एक समझे ग्रुप है, और बहुत से रीजनल लैंग्वेज के, ये जो हान वाले हैं, पर यूनाइट होते हैं एथनिसिटी पे, नस्लियत पर अपने यूनाइट हो जाते हैं, और पॉलिटिकल लेवल पर जियोपॉलिटिकल इम्पल्जन ना हो जाए हार्टलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वजह से ये यूनाइट रहते हैं कि कोई दूसरा आके इनके हार्टलैंड जो नॉर्थ चाइना प्लेन है इस पर कोई आके कब्जा ना कर लिया, फिर इन्वेड ना कर दे, तो इस वजह से ये यूनाइट है। मैंडेरियन ऑरिजिनेट हुए थे समझे नॉर्दर्न हार्टलैंड में ना, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन पे, नॉर्दर्न प्लेन पे यहाँ पे ये मैंडेरियन जो है ये आए थे, और डोमिनेंट है इनकी लैंग्वेज जो है ना, वो डोमिनेंट है गवर्नमेंट में भी, एजुकेशन में, और नेशनल स्टेट टेलीविजन पर। मैंडेरियन और कैंटोनीज लैंग्वेज जो है और बाकी लैंग्वेज से जो है वो बड़ी मिलती हुई है, जब जब लिखते हैं ना तो बड़ी मिलती हुई लैंग्वेज है, पर जब बोलते हैं इसको तो बड़ी डिफरेंट है ये। हार्टलैंड जो है यानी कि नॉर्थ चाइना प्लेन पॉलिटिकल, कल्चरल, डेमोग्राफिक्स और क्रूशली एग्रीकल्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है ये, कि इतने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन जगह है ये। बिलियन ऑफ पीपल रहते हैं, और जबकि इसका साइज जो है से वो यूएस के बराबर है, और यूएस की आबादी टोटल 322 मिलियन है। तो ये इतने ऐसी आबादी में इतने सारे लोग रहते हैं, बिलियन ऑफ लोग रहते हैं। ये फर्टाइल लैंड है, और इसने बड़ा सपोर्ट किया था जब पहले अर्ली सेटलमेंट हो रही थी यहाँ पे, और एक एग्रेरियन लाइफ स्टाइल है, जैसे जिसने सिविलाइज चाइनीज सिविलाइजेशन को बड़ा फ्लरिश किया था, कि ये सिर्फ खेत और एग्रीकल्चर उस पर वो करते हैं। अर्ली डायनेस्टीज ने सराउंडिंग जो नॉन है रीजन्स थे उनको थ्रेट समझा था, और खास करके मंगोलिया के लोगों को, जिसमें नोमैडिक बैंड्स ऑफ वायलेंट वॉरियर्स थे, यानी कि नोमैडिक बैंड उनको कहेंगे जो खाना बदोश थे, जो गिर्द इर्द गिर्द ऐसे घूमते थे। वहाँ के जो वॉयलेंट वॉरियर्स थे उनसे इनको बड़ा खतरा था। अच्छा, चाइना ने रशिया वाली स्ट्रेटजी यूज की ना, अटैक एज डिफेंस, क्या हम अटैक करेंगे और उस जगह को कॉन्कर करेंगे, और यानी कि उस जगह को ले लेंगे, और फिर एक उनके जो ऑफिशियल जगह है या फिर जहाँ पे वो हुए हैं वो और उसके दरमियान एक बफर जोन क्रिएट हुई होगी।
अच्छा, ये कहते हैं टिम मार्कर कहते हैं कि हम देख चुके हैं कि नेचुरल बैरियर्स क्या काम करते हैं और चाइना जो वहाँ तक यानी वहाँ से वगैरह मंगोलिया तक पहुँच जाए और सिक्योर कर ले नेचुरल बैरियर को तो वो प्रोटेक्ट कर लेगा अपनी टेरिटरी को। कि अगर ये मंगोलिया तक पहुँच जाए ना तो ये अपनी टेरिटरी को कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आराम से। ये थाउज़ेंड ऑफ ईयर्स से स्ट्रगल की जा रही है और की जा रही है कि कंट्रोल उन रीजन्स को कौन करेगा। लेकिन ये कंप्लीट हुआ मिशन 1951 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया। बड़ी स्ट्रगल चल रही थी समझे हज़ारों साल से इन उन रीजन को कंट्रोल करने के लिए कि वहाँ पे करना है हमको कंट्रोल। लेकिन ये मिशन कंप्लीट हुआ 51 में। अब तिब्बत देखना किधर है? तो तिब्बत है लेकिन एक मिनट, तिब्बत ये रहा। तिब्बत का जो जगह है वो ये रही, ये तिब्बत है और यहाँ पे ये हुआ था। क्या नाम है? यहाँ तक अगर क्या नाम है क्या तो मैं बोला था कि चाइना ने इसको 1951 में तिब्बत को कब्जा कर लिया था। अच्छा, चाइनीज फिलोसफर थे कॉन्फ्यूशियस 1551 से लेके 1479 बीसीई में। उनके बाद यानी कहते हैं उनके बाद से या फिर उनके समझे उसी वक्त के उसी दौर के एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बन गई थी चाइनीज आइडेंटिटी की और कि डिवाइड बिटवीन सिविलाइज्ड चाइना एंड बारबोरियस जो आपस में रहते थे रीजन के। अब बारबोरियस आप ये समझते हैं वो थे कि एक उस जमाने के आउटसाइडर्स जो थे वहाँ के जो आउटसाइडर थे जो चाइना में चाइनीज के वो नहीं थे लोग और इस रीजन के नहीं थे वो आउटसाइडर्स कहते थे कि भाई चाहे ये जो कल्चर है या इनका जो तौर और तरीका है वे ऑफ लाइफ है या फिर जो भी है ये बड़ा अनसिविलाइज्ड है और हम जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा क्या नाम है अच्छे हैं और हमारा सिविलाइजेशन अच्छी कल्चर अच्छा है ये सब अच्छा है। तो ये डिवाइड था इन दोनों में बारबोरियस में और चाइनीज सिविलाइज उसमें। और ये आइडेंटिटी 60 मिलियन पीपल की थी यानी कि 60 मिलियन पीपल वहाँ पे की आइडेंटिटी यही थी। एक बन गई थी कि हमको चाइनीज और ये सब वाले। अच्छा, 200 बीसीई में चाइना ने एक्सपेंड किया और पर नहीं पहुंच सका तिब्बत पर साउथ वेस्ट में और नॉर्थ में ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया और साउथ में समझे साउथ चाइना सी तक 200 बीसी में तो ये नहीं कर पाए थे ये यानी कि आपका समझे तिब्बत भी नहीं पहुंच पाए और जो ग्रास लैंड ऑफ सेंट्रल एशिया वो ये समझ लें ये रहा ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड है ये इसमें हर जगह के है और सेंट्रल एशिया का देख लें ये वाली जगह है ये यहाँ भी नहीं पहुंच पाए और बिल्कुल इस जगह पे साउथ चाइना सी पे भी नहीं पहुंच पाए ये इस जगह पे तो यहाँ तो ये नहीं आ पाए लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी किन डायनेस्टी ने जो आज आपको सबसे मशहूर एक अजूबा कहा जाता है 221 से 227 बीसी में तो प्रोटेक्ट करे नॉर्दर्न इन्वेडर्स को कि जो इन्वेडर्स नॉर्थ से आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। इस एक्सपेंशन ने चाइना क्या कुछ शेप दे दिया था जो आज हमें दिखता है ना कि एक आज वाला शेप मिल गया था हमको। लेकिन अभी भी समझे अभी के जो करंट चाइना है इसको करने के लिए भी शेप में आने के लिए भी 2000 साल लग गए थे। जब बिटवीन 605 टू 609 बीसीई एक ग्रैंड कनाल बनाई जो लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे है और इसको एक्सटेंड किया येलो रिवर को एक्सटेंड किया और येलो रिवर और यांगटीज से कनेक्ट कर दिया यांगटीज रिवर से। ये देख ले कि ये कहाँ पे थी ये द ग्रेट वॉल पहले देख लें ये किधर थी ग्रेट वॉल इस जगह पे थी चाइना के और ग्रैंड कनाल ये है और ये येलो रिवर को और यांगटीज रिवर को कनेक्ट कर देती है। सही है तो ये जगह हो गई है। अच्छा, सुई डायनेस्टी जो एक थी वहाँ की इसने बड़ा वाइटल पार्ट अपना वो किया और वाइटल ट्रांसपोर्ट रूट को कनेक्ट कर दिया था हान के टू इम्पोर्टेंट रीजन्स में रीजन्स को और मिलियंस ऑफ पीपल ने काम किया और इस चीज को सॉल्व किया। लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज जो था वहाँ का कि हमको सप्लाईज मूव करनी है नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ में और ये बड़े उसमें कामयाब भी हो गए थे। आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ ले आने सप्लाईज को तो इस चीज को वो बड़ा आसानी से कामयाब हो गए थे इस चीज में।
लेकिन हान के लोग अभी भी आपस में लड़ते थे, ये कहते हैं टिम मार्शल। लेकिन ज़्यादा बहुत खतरनाक तरीके से नहीं लड़ते थे, लेकिन जब भी लड़ते थे। लेकिन अर्ली 11th सेंचुरी में इन्होंने कंसंट्रेट कर दी थी अपना फोकस और सब कुछ के आफ्टर मंगोल जब नॉर्थ से अटैक कर रहे थे, नॉर्थ से आ रहे थे। तो मंगोल आपको पता है, ये जो मंगोल एम्पायर थी, बड़ा खतरनाक, पूरी दुनिया पे यानी कि समझे एशिया और तुर्क तुर्क तक पहुंच गए थे। फिर तो ऑटोमन्स ने जब बनी और ये सब जो तो ऑटोमन्स ने इनको पे मारा, तुर्क ने इनको मारा। ऑटोमन बाद में बनी, तुर्क ने इनको पहले मार रहे थे, फिर ये कमजोर हो गए थे और फिर ऑटोमन ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। इनको कहा जाता है कि इनको पकड़ पकड़ के जबा किया गया था, जिस पे ये ड्रामा भी है अर्तुरुल वगैरह, तो वो भी इसी चीज को दिखाता है। अच्छा, मंगोल ने हर डायनेस्टी को हराया था और 1279 में उनका लीडर जो था कुबलाई खान, वो पहला फॉरेनर था ऐसा कि जिसने पूरे एम्पायर को कंट्रोल रूल कर रहा था। तो पहला फॉरेनर ने जो रूल किया वो कुबलाई खान था, अपनी एम्पायर को, मंगोल एम्पायर को। 90 ईयर्स तक, 90 साल तक चाइना कंट्रोल रहा अंडर मंगोलिया। फिर हान चाइनीज ने रिगेन कर लिया था और फिर मिंग डायनेस्टी बनाई। अच्छा, जब यूरोपियन कंट्रीज अमर्ज हुए और स्पेन, पोर्टुगल, इन्होंने चाइना से कनेक्शन शुरू की थ्रू ट्रेड और डिप्लोमेसी। लेकिन चाइनीज लीडर्स रेजिस्ट करते थे परमानेंट यूरोपियन प्रेजेंस पर, और इन्होंने ग्रेजुअली यानी कि ट्रेड को अलाउ और कर दिया था कोस्टल रीजन्स पर। और यही हाल अभी भी चाइना का है कि वो वर्ल्ड के लिए अपने आप को ना ओपन किया हुआ है, और कोस्टल सिटीज जो हैं इसके हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बने हुए हैं। और जो इनलैंड एरियाज हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे शंघाई ले लें आप। शंघाई बहुत अच्छा बना हुआ है, बन गया है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी है और कंट्री साइड पर वो नहीं पहुंच सकी है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल ने माइग्रेट किया अर्बन सिटीज की तरफ। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि 18 सेंचुरी में चाइना, बर्मा, इंडो चाइना साउथ पहुंच गया था। 18 सेंचुरी में ये बर्मा की तरफ पहुंचा था। तो बर्मा इस मैप में ये रहा, ये रहा म्यांमार बर्मा, इसको ये कहते हैं। और ये इंडो चाइनीज इसी रीजन को कहते हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान और ये सारी जगह आ गई। तो यहाँ पे 18 सेंचुरीज में ये पहुंचा। और यिंग जैंग जो नॉर्थ वेस्ट में है उसको कॉन्कर कर लिया था उन्होंने। यिंग जैंग भी अभी देखने किधर है, यिंग जैंग ये रहा, इसको मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद, यिंग जैंग। इस जगह को भी 18 सेंचुरी में कॉन्कर कर चुके थे चाइनीज। अच्छा, और ये सबसे बड़ा प्रोविंस है ना चाइना का। यिंग जैंग 642 और 820, 642, यानी कि इसको कैसे समझेंगे आप, 6,42,820 स्क्वायर माइल्स है इसका जो वो है। और इसमें समझे रग्ड माउंटेन्स हैं और डेजर्ट्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। 2 टेक्सास के बराबर इसको बनाए तो ये होगा ऐसा कि ये बनेगा ये रीजन। और अगर इसको एक और तरीके से समझे तो इसको ये समझें कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, और ये कंट्रीज जो हैं, ये कंट्री मिलेंगे तो ये जगह को कवर अप कर सकते हैं। चाइना को इसमें एक प्रॉब्लम भी है यिंगजैंग में, और वो ये कि मुस्लिम आबादी है वहाँ पे, जो सोर्स है इंस्टेबिलिटी का। और भी बगावत है दूसरे रीजन पर यहाँ का जो सोर्स है वो मुस्लिम आबादी है। अच्छा, हान लीडरशिप इस बफर की तरह देखती है, जो मदद करेगी हार्टलैंड को प्रोटेक्ट करने में। ये ट्रेजेडी और क्रूशल हो गई थी 19 और 20 सेंचुरी में, जब चाइना ने इंटरवेजन देखी यूरोप से इस जगह पे। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, यही जिंग जैंग जो है ना, यहीं पे ये यूगर्स का मसला है, यहाँ का एक बड़ा वो है। और यूगर्स के बारे में आप, है ना यहीं पे ना, हाँ। और सब यहीं पे देखें कि यूगर्स का मसला है क्या, कि वो क्यों वो करते हैं। अच्छा, इम्पीरियल पावर आए
और उसके साथ ब्रिटिश भी आया और अपना इन्फ्लुएंस डालने लगा। कंट्री को डिवाइड करके इसने अपना ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कर रहा था। ये ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिएशन थी। और ये समझे चाइना को आखिरी बार जो ह्यूमिलिएशन हुई थी वो मंगोल की, और दूसरी ये इतनी बड़ी ये इनको ह्यूमिलिएशन थी इनके लिए। कम्युनिस्ट पार्टी इस हिस्ट्री को प्रोवोक करती है, इस हिस्ट्री को ना, और कि प्रमोट कर सके नेशनलिज्म को और जस्टिफाई कर सके अपनी पॉलिसीज को। अच्छा, ये नैरेटिव पार्टली ट्रू भी है, और ये इस चीज को डाइवर्ट करता है कि अपना, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी अपना डाइवर्ट कर देती है अपने इस नेशनलिज्म को दिखा के और हिस्ट्री को प्रोवोक करके। और डाइवर्ट किस चीज से कर देती है कि भाई अपने फेलियर्स जो इनके हैं, बड़ी रिपर्सिव पॉलिसीज जो हैं, इससे ये लोगों को डाइवर्ट करती हैं। अच्छा, बाद में जापानीज ने बड़ा एक्सपेंड किया कर रहे थे, क्योंकि वो एक एमर्जिंग वर्ल्ड पावर बन रहे थे, और इन्वेड किया चाइना को 1932 में, और फिर किया 1937 में, और इन्होंने कब्जा कर लिया था बहुत सा हार्ट लैंड, यानी कि नॉर्थ चाइना प्लेन, और मंचूरिया को भी, और इनर मंगोलिया को भी। जापान आप सबको पता हो कहाँ है, जापान ये रहा। और इन्होंने इस जगह को, हार्टलैंड को और मंचूरिया को, इन जगह को कब्जा कर लिया था। जब जापान ने सरेंडर किया वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए को, और उसके बाद फिर अपनी जो ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉल किया मंचूरिया से, विड्रॉल कर रहे थे, तो मंचूरिया में साउथ सोवियत आर्मी की वजह से इन्होंने विड्रॉल किया था, ना कि यूएस की वजह से बल्कि सोवियत की वजह से, क्योंकि ये हार गए थे वर्ल्ड वॉर टू, और इनके ऊपर बस न्यूक्लियर हो चुका था, तो अब बस ये वहां से हो रहे थे। और फिर बाद में सोवियत आर्मी ने भी विड्रॉल हो गए थे मंचूरिया से 1946 में। आउटसाइड ऑब्जर्वर्स जो है, यानी कि समझे जो मेनली वेस्टर्नर्स जो हैं, जो वेस्टर्नर्स सारे हैं, ने सोचा कि पोस्ट वॉर्स ईयर्स के बाद चाइना लिबरल डेमोक्रेसी लाएगा, लेकिन ये एक विजुअल थिंकिंग थी और नाइफ नॉनसेंस था जो वेस्टर्स ने समझा था। और उन्होंने ये भी समझा था कि अरब स्प्रिंग जब होगी तो उसके बाद भी यही होगा कि डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन वहां पे सब कुछ भी नहीं हुआ। चाइना में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंटरनल डायनेमिक्स हैं पीपल के, और पॉलिटिक्स के भी, और ज्योग्राफी के भी। अच्छा, फिर ये हुआ कि नेशनलिस्ट फोर्स अंडर शेंग काइशेक, ये किंग का एक लीडर रह चुका है, और एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो वो है माओ, जैसे आप बहुत अक्सर सुना होगा कि माओ ने बड़े जुल्म खाए हैं और कम्युनिस्ट वो था, तो ये वही माओ है। माओ जेडुंग कम्युनिस्ट उसका, और नेशनलिस्ट फोर्स का समझ लें जो चियांग काई शेक जो था, सुपरमेसी के लिए आपस में बड़े लड़े। अंटिल 1949 कम्युनिस्ट जीत गए, और नेशनलिस्ट विड्रू हो गए थे ताइवान में। और उसी साल रेडियो बीजिंग में अनाउंस किया गया कि द पीपल लिबरेशन आर्मी मस्ट लिबरेट ऑल चाइनीज टेरिटरीज इंक्लूडिंग तिब्बत, जिंगजियांग, हाइनन एंड ताइवान। इन्होंने ये अनाउंस किया था। अच्छा, माओ ने ये किया कि माओ ने सेंट्रलाइज कर दी थी पावर को, जो पहले चाइनीज रूलर ने किसी ने नहीं की थी, लेकिन माओ ने बहुत ज़्यादा कर ली थी। उसने सोवियत इन्फ्लुएंस को ब्लॉक कर दिया था, और इनर मंगोलिया और बीजिंग का कंट्रोल बढ़ा दिया था मंगोलिया में ना, अपने यहाँ की जगह को बीजिंग का, यानी कि चाइना का कंट्रोल बढ़ गया था मंगोलिया में। 1959 51 में तिब्बत को एनेक्स कर दिया था चाइना ने। तिब्बत आपने अभी देखा किधर है, एक बार और देख लें इस जगह को। तिब्बत को अनेक्स किया 1951 में, और इस दौरान चाइनीज स्कूलों में ये हो गया था कि वो बताना शुरू कर दिया था उन्होंने कि भाई अब चाइना एक्सटेंड कर रहा है, और वो पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया तक जा रहा है। यहाँ पे शुरू हो चुकी थी चीज़ें। माओ सिर्फ एक काम करना चाहता था, वो कहता है रीयूनिफाई कंट्री आफ्टर डिकेड ऑफ वॉर, और उसने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी कि चाइना यूनाइट रहे अंडर कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल। और उसने चाइना को आउटसाइड वर्ल्ड से भी आइसोलेट कर दिया था, और सिर्फ कोस्टल रीजन जो हैं उनको डेवलप किया, और बाकी तमाम जगह को पुअर और गरीब जगह रह गई थी वो। अच्छा, फिर होता यह है कि माओ की डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर्स थे, उन्होंने शिफ्ट कर दिया था फोकस अपना, जो वहाँ की जो स्ट्रगल कर रही थी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ना, और एक ग्रोथ की तरफ अपना फोकस किया कि अब हमको ग्रोथ करनी है।
डेंग ज़ाओपिंग जो है, सही नाम है, हो सकता है सही ले रहा हूँ मैं प्रोनाउंस, 1980 में चाइना को लीड कर रहे थे और इंट्रोड्यूस किया सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसने चाइना को कैपिटलिज्म की तरफ ले गए थे। चाइनीज विद कम्युनिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर से, या सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर से, इसका मतलब ये है कि चाइना की अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई थी कि पहले कम्युनिस्ट वो था, कम्युनिस्ट क्या था भाई, कि कम्युनिस्ट सिर्फ स्टेट कंट्रोल करेगी प्रॉपर्टी को और हर चीज को स्टेट वो रखेगी, कि कोई प्राइवेट ओनर नहीं हो सकता। कि अगर मैं एक चावल की समझे बिस्कुट की इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ तो मैं नहीं खोल सकता। या पे इसको और आसान से समझे, आटे की जमीन है ना, आटा आटा वहां से उगता है, गंदम मुक्ति है, तो उस जगह को मैं एक प्राइवेट मैं नहीं ले सकता अकेला। क्यों? कम्युनिस्ट का रूल था कि नहीं, तमाम लेबर जो है, वर्किंग क्लास जो है, जो एक बड़ी इसकी एक बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको सब पढ़ें, कार्ल मार्क्स की है। तो उसमें यही था कि भाई क्योंकि बड़ा जुल्म होता है इनके ऊपर, इनको सही तनख्वाह नहीं मिलती, ये पिसते हैं, और जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं ये सारा माल ले आते हैं। तो उन्होंने एक अपनी एक नई वो निकाली, क्या नाम है, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी कि कम्युनिज्म, और इसमें ये था कि तमाम सबका लैंड है ये, जो एग्रीकल्चर लैंड है, कोई सा भी लैंड है, और उसमें ये हुकूमत जो है, स्टेट जो है, वो इसको गवर्नेंस करेगी, इसको हुकूमत करेगी, और हुकूमत ही ये सबको देगी, तनख्वाह देगी। या वो जितना भी एक बंदा है, वो उसने समझे पी एनर्जी मशीन चलाता है, वो एक कोई सी भी कंपनी का, तो उसकी चले तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक जो है एक मजदूर है उसकी थोड़ी कम होगी। लेकिन इसका जो ये कम्युनिज्म जो टूटा और ये सब खत्म हुआ, वो किस वजह से हुआ? कि कम्युनिज्म में ये था कि वहाँ के जो लोग थे ना वहाँ के, अब वहाँ का ये होता था कि आओ भाई, अब काम करो और चले जाओ, सही है। अब इससे ये ह्यूमन नेचर के अंदर है ये, कि जब तक एक मेरा लैंड नहीं, अगर एक मेरी ज़मीन होती, अगर मैं ओन करता उसको, तो मैं वहाँ का, मैं उसकी बड़ा समझे एक परेशान भी रहता कि वहाँ का मशीन तो सही चल रही है उस लैंड में, या वहाँ की लैंड का जो पानी उसको सही डल रहा है कि नहीं डल रहा। अब वो तो मेरे अंदर से खत्म हो गया, क्योंकि अब मुझे तो, मैं प्राइवेट ओनर बन ही नहीं सकता, तो कौन ओनर था? गवर्नमेंट थी। अब मैं बोलता कि भाई गवर्नमेंट का काम है कि वो करे, पानी दे, मैं क्यों पानी दूं? मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं है। जब से ये हुआ और ये ह्यूमन नेचर के अंदर था, तो आगे क्या हुआ, लोगों ने बस मशीन खराब है तो चलो काम चलाओ, और क्या नाम है, अपनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे कि हमको तनख्वाह तो मिल जाएगी, क्योंकि उनकी कोई तो चीज नहीं थी, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब था। तो इस वजह से 1991 में जब ये सोवियत यूनियन टूटा, जो कम्युनिस्ट पूरा कंट्री था, वो भी इसी वजह से टूटा कि वहाँ की इकोनॉमी नहीं चल पाई। अब इसके मुकाबले में कैपिटलिज्म जो था, वो ये करता था कि भाई आप प्राइवेट ओनर्स बिल्कुल हो सकते हैं, है ना, आपकी ज़मीन है, आप बस लगाएँ। आपकी इंडस्ट्री, आप एक अकेला बंदा हो सकता है, और अकेला बंदा ही सबसे सारे पैसे कमा लेगा। कैपिटलिज्म में ये था। तो इन्होंने क्या किया, जो ये डिंग जोंगपिंग थे, इन्होंने क्या किया, चाइनीज़ सोशलिज्म या कम्युनिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसमें प्राइवेट ओनर्स भी होंगे, कुछ जगह के प्राइवेट ओनर है, कि उसकी ज़मीन है, एक बंदे, एक शख्स की ज़मीन है, वो या उसकी इंडस्ट्री है और वो चलाएगा। और कुछ जगह पे स्टेट भी ओन करेगी कुछ जगहों को, कि कुछ जगह के, यानी कि समझे एक आटे की ज़मीन है और एक समझे एक चावल की एक इंसान भी चला सकता है, लेकिन आटे की वो चलाएगी, क्या नाम है, स्टेट चलाएगी। तो जब ये दोनों चीजें मिक्स हो गई ना, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, तो इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी और बहुत ज्यादा फैली। और यही अब पूरी दुनिया में भी यही हो रहा है कि स्टेट कंपनीज को कंट्रोल कर रही हैं, और एक प्राइवेट ओनर भी दिया हुआ है, और दोनों मिक्स करके चल रहा है, ये इनका वो है। चाइनीज कैरेक्टर से कम्युनिज्म, कम्युनिज्म में चाइनीज कैरेक्टर इसका मतलब यही यही है। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि लेट 1990s में चाइना एक ग्लोबल ट्रेडिंग पावर और राइजिंग मिलिट्री फोर्स बना, और अपने आप को इंटरनेशनल ब्लैक एज जो रिकवर किया कि टाइननमेन स्क्वायर मैसेकर ऑफ 1989, और रिगेन किया हांगकांग को ब्रिटेन से और मैकाओ को पोर्टुगल से। जैसे जैसे इनकी बॉर्डर सिक्योर हो रही थी और इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, चाइना ने वर्ल्ड पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। ये मकाओ और ये जो सारे हांगकांग है, वो इस जगह पे लगते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग को एक बोला था कि भाई एक चीज को देख के आएगा, टाइननमेन
स्क्वायर मैसेकर ऑफ 1989। इसको किसी ने किया है, देखा है कि क्या हुआ था यहाँ पे? है तो अपना हाथ रेस करे और बताए। जी बताएं। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बस इतना ही था कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के खिलाफ, कि उससे जो है वो प्रेशर आए गवर्नमेंट पे और वो अपनी जो है वो पॉलिसीज़ चेंज करें। बस इतना देखा था मैंने। ये मतलब उस ये जो नाम है, ये आई थिंक उस जगह का नाम है जहाँ पे जी जी जी, टाइनमैन स्क्वायर एक वहाँ का बीच का वो जगह, एक जगह है वहाँ की। अच्छा, ये आपको पता है कि वहाँ पे क्यों किया था प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था वहाँ पे? नहीं, इतना नहीं देखा मैंने, बस मुझे इतना ही पता चला था जिस जो वीडियो मैंने चलिए इसका देखी। मैं बता देता हूँ कि ये क्या था कि भाई यहाँ पे जो मैसेकर हुआ था वो बहुत बुरा मैसेकर हुआ। बहुत हजारों लोग मारे गए थे। इसका वजह ये थी कि भाई जो गवर्नमेंट थी ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल था, बहुत ज्यादा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ पे, लोगों को नहीं देते थे। बड़ी रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, बड़ा एक जुल्म का वो बनाया हुआ था। तो वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे और एक वहाँ के जो खास एक बंदा था जिसका नाम था एक मिनट, उसका नाम मैं देख लेता हूँ क्या था। उसका नाम था कि क्या नाम था, मैं भूल गया उसका नाम। हु यंग बैंग करके कोई नाम था, वो उसको मार दिया था ना। जो एक बड़ा रिफॉर्मिस्ट था, वो बड़ा क्रिटिक करता था कम्युनिस्ट को और इन सबको ना, एक वहाँ के जो मेन बंदा था। तो जब उसको मार दिया ना चाइनीज गवर्नमेंट ने, तो वहां पे फिर लोगों को बड़ा धचका हुआ और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पहले हंगर प्रोटेस्ट शुरू किया, अप्रैल में ही शुरू हुआ था। और प्रोटेस्ट शुरू हुआ था अप्रैल में, और जून 3 4 को ये इवेंट पेश आया था। और इसको बड़ा लोगों ने, बाहर के इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा कंडेम किया था और ये सब किया था। और बड़ा बुरी तरीके से मैसेकर हुआ था यहाँ पे। हजारों लोग मारे गए थे, प्रोटेस्टर थे। और वो किस वजह से कि भाई हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, फ्री मार्केट करो, एक थोड़ा डेमोक्रेसी लेकर आओ, वही सब लाओ। और चाइनीज गवर्नमेंट सबके खिलाफ है, वो कभी नहीं चाहती। तो इस वजह से ये हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा रह गया बस। और वो ये है कि अगर हम चाइना के अभी के बॉर्डर को देखें, तो ये अब कॉन्फिडेंट हो गया चाइना बाय इट्स जियोग्राफिकल फीचर। और इसके नेचुरल फीचर्स जो हैं वो एडवांटेज करते हैं ट्रेड और डिफेंस के लिए। चाइना का कंपास जो शुरू होता है वो समझे इन ऑर्डर है, वो इस तरीके से होता है कि ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ये इनका वो है कि हमारा है ना सबका वेस्टर्न्स का समझे ये है कि नॉर्थ से शुरू होगा और फिर वो जाएगा। लेकिन इनका जो वो था ना कंपास का बनाने का स्टाइल, वो ये था कि पहले वो ईस्ट को ऑर्डर में रखते थे, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ये इनका एक सिविलाइजेशन का एक तरीका था। और ये था टिम मार्शल कहते हैं कि भाई हम नॉर्थ से शुरू करते हैं और फिर क्लॉकवाइज जाएंगे। अब देखते हैं क्या था। चाइना की नॉर्दर्न बॉर्डर पर 2906 माइल्स लॉन्ग है, क्या नाम है, मंगोलिया के साथ। और नेचुरली प्रोटेक्टेड है गोबाई डिजर्ट से, जैसे कि मैंने बताया। जो नोमैडिक वॉरियर्स जो थे, वो जो इस जगह को क्रॉस करके आते थे, चाइना पर रेड करते थे, ये सब करते थे। पर जो मॉडर्न मिलिट्री को बड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर वहां तक जाना है और वहां से उसको मंगोलिया को वो करना है। क्योंकि भाई ये एक डेजर्ट है। और आपको सबको पता होगा कि लॉन्ग सप्लाई चेन का जो है मसला, कि कैसे फौज जाएगी, कैसे खाना जाएगा, कैसे री फोर्स जाएगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा एक स्ट्रगल है, बड़ा चैलेंज है मॉडर्न मिलिट्री के लिए। अच्छा, लार्ज स्केल इन्वेजन पहले ही पता चल जाएगा, यानी कि वो पहले से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि रीजन में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है टू सपोर्ट हैवी आर्मर और लार्ज ट्रूप। ये जो डेजर्ट है वो एक्ट करता है एज अ नेचुरल डिफेंसिव बैरियर। और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम दे सकता है चाइना के लिए कि इतना बड़ा लैंड है और आराम से कोई आएंगे भी तो पता चलेगा, अच्छा भाई कोई आ रहा है, मंगोलिया ने अटैक किया है। या किसी मंगोलिया तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी अटैक करे तो पता चल जाएगा। अगर चाइना एक्सपेंशन करेगा नॉर्थ वर्ड की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो उसको मिलिट्री से वो नहीं करेगा, बल्कि वो ट्रेड डील से करेगा। ये चाइना की एक बड़ी पॉलिसी है। और वो मंगोलिया के नेचुरल रिसोर्सेज को सफाया कर देगा, और जो खासकर मिनरल्स को।
और ये इंक्रीज कर देगा हान जो लोग हैं, एथनिक लोग हैं, वो माइग्रेशन यानी कि चाइनीज कह लें, चाइनीज लोग जो है मिग्रेशन इनटू मंगोलिया। अब एक इनकी बड़ी खतरनाक पॉलिसी है, खतरनाक क्या, हाँ खतरनाक ही कह लें कि ये जो पुअर कंट्रीज हैं, वीक कंट्रीज हैं, उनको लोन पे लोन देते हैं, और लोन जब वो नहीं चुका पाते तो उनके लैंड को ग्रैब कर लेते हैं। और इनकी एक ये भी पॉलिसी है कि ये किसी के अंदर इंटरनली मामले को नहीं पड़ते। अभी आप अफ्रीका के चैप्टर में आएंगे और इनको पड़ेगा कि इनका जो एक मिशन, इनका एक जो मिशन है, मिशन क्या है यानी कि जो कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनका एक प्रोजेक्ट है जिसको सी पैक भी है। तो ये पूरा अफ्रीका और ये छोटे गरीब गरीब पाकिस्तान ये सारे आते हैं, और इनको क्या बोलते हैं चाइना कि भाई हम आपके आएंगे, काम करेंगे अपना, और आप कुछ परसेंट आप रखेंगे इसमें से, और हम अपना सामान निकाल लेंगे, जैसे कि हमको मिनरल्स निकालने हैं या गोल्ड निकालना है या कोई से भी रिसोर्सेज निकालने हैं। तो इससे ये होता है कि दूसरा, और इनकी ये पॉलिसी है कि भाई आपका इंटरनली जो भी मामले है, आप दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं वो सब हटाओ, मुझे इससे नहीं पता, बस मुझे पैसे और रिसोर्सेज से मतलब है। तो इनकी ये पॉलिसी है, और इसके मुकाबले में अमेरिका की ये नहीं थी। अमेरिका जब भी बोलता था कि भाई नहीं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाइना और अमेरिका के मुकाबले में अमेरिका बहुत बेहतर है। अगर ये बन गए वर्ल्ड पावर और ये जोन पे आ जाए, ये तो छोड़े भी नहीं किसी को। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं है, अमेरिका जब भी वो करता है। अच्छा, अगला ईस्ट में समझे जो है चाइना की बॉर्डर में वो रशिया लगता है, जो पैसिफिक ओशन तक और एटलीस्ट समझे सी ऑफ जापान तक जाता है। इस हिसाब से देख लें, नॉर्थ में मंगोलिया, ये गोबाई डेजर्ट इधर है, नॉर्थ मंगोलिया ये रहा, ये पूरा चाइना ही है, ये देख रहे हैं ना, ये चाइना, और ये रशिया है ऊपर वाला। ये रशिया बहुत बड़ा है, और ये रशिया पूरा यहाँ तक आता है, और ये बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर तक लगता है। तो यहाँ पे समझे ये थोड़ा सा सी ऑफ जापान भी ले लेते हैं और पैसिफिक में भी पूरा कवर कर लेता है। तो ये इनकी बॉर्डर लगती है चाइना की यहाँ पे। रशियन फार ईस्ट में समझे रिच नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और पर बहुत कम पॉपुलेशन है, समझे 7 मिलियन से भी कम है, और बहुत लिटिल समझे बहुत कम है पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ की। अच्छा, मंचूरिया नॉर्थ ईस्ट चाइना में है, और इसकी जो साउथ रीजन में 100 मिलियन पीपल हैं, और ग्रोथ और बढ़ रही है। लार्ज स्केल माइग्रेशन साउथ टू नॉर्थ एक्सपेक्टेड है, जो चाइना के लिए लेवरेज होगा रिलेशन विद रशिया। अच्छा, ये चीज है, मंचूरिया ये जगह को कहते हैं, तो हो सकता है ये हो, तो मैंने नहीं बोला मंचूरिया, लेकिन मंचूरिया का मैप जो है ना ये वाला है, ये मंचूरिया इस जगह को कहते हैं। सही है। तो मंचूरिया की जो बोल रहे हैं कि साउथ टू नॉर्थ एक्सपेक्टेड है कि माइग्रेशन होगी, यानी कि वो रशिया की तरफ माइग्रेट करेंगे। और इनकी जो मंचूरिया के जो बिल्कुल साउथ रीजन पे 100 मिलियन की आबादी है, और ये, और अगर ये साउथ टू नॉर्थ एक्सपेक्ट कर जाएंगे, अगर माइग्रेट करेंगे, तो ये चाइना के लिए बड़ा फायदेमंद है कि वो अपने काम निकलवा सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम अ मिलिट्री परस्पेक्टिव, चाइना पे इन्वेजन रशिया अगर करे तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि रशिया हैवली पॉपुलेटेड मंचूरिया से चाइना हार्ड लैंड पर पहुंचेगा, गुजरना पड़ेगा उसको। और अगर चाइना करे रशिया पर चाइना रशिया पर कब्जा करे, तो वो वेल्डिवोस्टेक के जरिए, यानी कि जो इनका दिखा देता हूँ किधर है, मैंने इस जगह को कहते हैं, इस जगह पे वेल्डिवोस्टेक है, ये हमने रशिया के चैप्टर में पढ़ा था कि इनकी एक पैसिफिक में पोर्ट है। तो ये इन्हीं जगह पे है, ये रफेल डिवोस्टिक। तो ये कहते हैं कि क्या नाम है, चाइना जो है वेल्डिवोस्टिक से जरिए से वहां पे पहुंचेगा और इन्वेट करेगा, और लेकिन चाइना की कोई इंटेंट नहीं है अभी करने के लिए। अच्छा, मिलिट्री की बजाय चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है रशिया से, जब से सैंक्शन लगे हैं रशिया पर। रशिया चाइना पर अपनी डील के हवाले से डिपेंडेंट हो गया है ना, क्योंकि अब यूक्रेन वाला मामला जब से हुआ है, तो अब ये चाइना से लेगा सारी चीजें, और खास करके एनर्जी और ट्रेड के लिए, जो हमने पढ़ चुके हैं रशिया चैप्टर में कि क्यों ये चाइना से कर रहा है, और क्या इनका कितना 30 साल का आगे का प्रोजेक्ट क्या है, और ये सारी चीजें चाइना के लिए ये बड़ा एक अच्छा चीज है, और उसको बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, बिलो द रशियन फार ईस्ट लॉन्ग द कोस्ट चाइना येलोस्ट ईस्ट चाइना एंड साउथ चाइना सी लगता है, ये आपको पता है सी
ये रहा ईस्ट, ये रहा ईस्ट चाइना सी, और इसके साउथ में साउथ चाइना सी। तो ये दो बॉर्डर हो गई। अच्छा, जो पैसिफिक और इंडोनेशिया इंडियन ओशन के लिए वहां से एक अपना पहुंच सकते हैं, वहां का एक रास्ता है। और बड़े एक अच्छे हार्बर्स हैं वहां पे, और ट्रेड के लिए वो यूज होते हैं। पर उनके जो इन हार्बर्स के यानी कि इंडियन और पैसिफिक इंडियन ओशन के जो गुजरते हुए छोटे छोटे सेवरल आइलैंड हैं, जो प्रॉब्लम है बड़े वहाँ के लिए। अच्छा, फिर वियतनाम और लियोस और बर्मा आते हैं। वियतनाम वगैरह ये देख लें कहाँ गया, ये देख लें वियतनाम बिल्कुल साउथ में, लियोस, बर्मा चाइना के ये जगह आ गई। अच्छा, और आते हैं, और क्या नाम है, वियतनाम जो है कहते हैं कि ये टिम मार्शल के बड़ा इरिटेशन है चाइना के लिए। चाइना की लॉन्ग हिस्ट्री है वियतनाम के साथ, और कॉन्फ्लिक्ट रहा है वियतनाम के साथ। चाइना का रूल वियतनाम पर 1000 साल तक रहा, यानी कि 111 बीसी से 938 सीई तक। और बाद में कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1979 सीनो वियतनाम वॉर, वो भी देखेगा क्या होती है। वियतनाम की ज्योग्राफी इजी मिलिट्री एक्सेस हो सकता है ना, कि यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, मिलिट्री एक्सेस पहुंच सकता है। और हिस्टोरिकली जो ये बड़ा ये कॉन्टेस्टेड रीजन रहा है। दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन उनकी जो रिलेशन है और जो आइडियोलॉजी है वो सेम होने के बजाय ज्योग्राफी और नेशनल इंटरेस्ट की वजह से बड़ा ये आपस में फंडा है। क्योंकि आइडियोलॉजी भी सेम है, लेकिन इनका जो नेशनल इंटरेस्ट है और ज्योग्राफी है, इसकी वजह से इनकी हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम रही है। जैसे चाइना की मिलिट्री स्ट्रांग होती है, वियतनाम अपना स्ट्रेटेजिक चॉइस लेने पड़ता है उसको, कि पहला या तो वो अलाइन करे यू अमेरिका के साथ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और स्टैंड करे अपनी मिलिट्री को, और दूसरा ये कि भाई वो खामोशी से चाइना के साथ रिलेशन को इम्प्रूव कर ले। चाइना के लिए वियतनाम बड़ा माइनर थ्रेट है, कोई मेजर थ्रेट नहीं है। चाइना समझता है कि वो अपने रिलेशन इसके मैनेज कर सकता है थ्रू डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। तो 10 बज गए हैं, और यहीं तक रखते हैं, पे अगली बार यहाँ से देखेंगे क्या है, कि क्या वियतनाम सिंह का और मसला है, और क्या बाकी दीगर चीज़ें। तो अब जिसको भी कोई पॉइंट ऐड करना है, जो करना है वो ऐड कर ले। कुछ पूछना पाछना है तो पूछ ले। एक सवाल था मेरा, वो जो किस एरिया का कहा था कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से चाइना के यिंग खिलाफ। जंग, ये रहा इस जगह को ये यिंग जंग प्रोवेंस है, जो सबसे एक एक एरिया है वहां पे, वहां के मसला है यूगर्स का, और वो भी बड़ा वो है। अच्छा, तो वो इस पे जी। एग्जैक्टली मतलब क्या जो है चाइना को उस एरिया में मसला होता है, क्योंकि मैंने अभी देखा है तो चाइना में की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कोई चाइना की पॉपुलेशन का 1.8% बनता है, तो वो उन लोगों से क्या मतलब उसका क्या देखिए, असल में मसला ये है कि यूगर्स का जो मसला है ना, वो आप देखेगा भी, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या है। कि यूगर्स एक मुस्लिम लोग हैं, और वो एक ना एक अपना वो चाहते हैं, एक अपना समझे थोड़ा ऑटोनमी और ये सारी चीजें। तो वहाँ का ये जो मसला है कि यहाँ जो गवर्नमेंट बड़ा वो करती है कि भाई तुमको हम अलग नहीं होने देंगे, या फिर सेपरेट, वो भी मेरे ख्याल से सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरफ वो भी है कि अलग होना चाहते हैं। तो अब वो अलग हो जाएंगे, और बड़ा एक मसला रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, चाइना अपने टेरिटरी खो देगा, और एक ये क्या नाम है टेरिटरी खोएगा, और इसके बड़े एक बुरे में बताए जाएंगे, क्योंकि चाइना तो चाहता ही यही है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्कर करे। तो इसका एक रीज़न ये भी है, लेकिन इसका बड़े रीज़न है, मैं आप इसको खुद रिसर्च करके देखेगा क्या है इसका मसला क्या है, इसका कॉज क्या है, और ये अभी कहाँ तक मामला पहुँचा है। और ये इसकी जब के वो आई थी क्या नाम है, मेरे ख्याल तो 17 वगैरह में सैटेलाइट ने इमेज भेजी थी कि इनके कैंप्स लगे हुए थे और ये सब लगा था, तो इनमें बड़ा जुल्म होता है, और बहुत ज़्यादा कि इनके तो वो चाइनीज़ जो है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी का ये रूल है उनकी, समझे उनका फ़लसफ़ा है, उनका बाकी फ़िलॉसफ़ी है उनकी, कि कार्ल मार्क्स भी ये कहता था कि रिलीजन ही सबसे बड़ा मसला है। और मुसलमान है, वहाँ के हैं ही मुस्लिम लोग, वो चाहते भी कि समझे
मुस्लिम स्टेट और खिलाफत और ये वाला जब भी उनका वो है ना, तो उनको इससे भी मसला है कि, और कम्युनिस्ट पार्टी इसको बिल्कुल वो करती है। तो एक ये बड़ा मसला है चाइना के अंदर। दूसरा ये कि बल्कि एक मैं जो एक मैंने एक बंदे से बात की थी, बल्कि मुझे ये साहिल अदीम से भी पूछना है, अगर वो मिला पत्नी के उसका सेशन कब होता है, कि मैंने ये बात सोची थी कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। चाइना का मैंने अभी बताया ना कि वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका एक प्रोजेक्ट है, और उसमें लोग को वो सी पैक बना रहा है, सी पैक इस तरफ पे गवादर पे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ क्या है। अच्छा जो इनके ट्रेड रूट है ना, ये आगे जाके चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इनकी जो ट्रेड होती है ना चाइना की, वो यहाँ ईस्ट चाइना से या साउथ चाइना सी से ज़्यादा ही यहाँ से ट्रेड करते हैं ना, यहाँ से पूरी दुनिया का ही इधर से आते हैं, ये पूरा मलेशिया, इसको मलाका स्ट्रेट कहते हैं, यहाँ से होते हुए पूरा ये समझे यूरोप और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में जाते हैं। अगर एक बात है इसमें कि ताइवान जो मामला है ना, ताइवान का बड़ा मामला है, बड़ा फड्डा है चाइना के साथ। यूएस ताइवान के साथ है, चाइना ताइवान को लेना चाहता है, कहता है कि ये मेरा एरिया है। अगर चाइना जो है अपनी ये जो वो है ट्रेड, अगर इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना ताइवान के साथ, जिस यानी कि यूएस के साथ, अमेरिका के साथ, तो बताओ अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के जो अलाय है ना, वो मलेशिया भी है, सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया भी है मेरे ख्याल से, और वियतनाम और ये सारे लोग हैं। चाइना के लिए ये चोक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ना मलाका स्ट्रेट पोर्ट, ये मलाका स्ट्रेट। इसमें क्या है कि अगर फड्डा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया चाइना अमेरिका के साथ, तो यहाँ से तो ये जाने ही नहीं देंगे मलेशिया ये, क्योंकि ये अमेरिकन अलाइज मुल्क है। और अगर ये जाने ही नहीं देंगे तो चाइना को अगर ट्रेड ही नहीं होगी, चाइना के पास ट्रेड ही नहीं कर पा रहा, तो ये खत्म हो जाएगा चाइना, तो चोक हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने जब भी क्या करना चाहा, एक सी पैक बनाना किया, और एक और पोर्ट है, तो दो बताता हूँ। सी पैक यहाँ से पूरा खड़ा करो माईवे तक और चाइना पे जाएगी, और दूसरा बांग्लादेश से होती हुई जाती है। जो ये वाला सी पैक है ना, सी पैक इसके लिए बड़ा कामयाब है कि जितने भी ट्रेड होगी यहाँ से जो आएंगे, वो यहीं पाकिस्तान के होते हुए निकल जाएंगे चाइना, इनको यहाँ से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। अब मेरा ये बात थी कि अब पाकिस्तान के पास जब इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, कि वो चाइना को ज़रूरत है स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, तो ताइवान के मामला नहीं कर सकता। दूसरा बड़ा मामला कि जब ये समझें यहाँ से मिडिल ईस्ट से अपनी शिप लेके जाता है, और ये पूरा पार करते हुए जब यहाँ पे आता है ना अपने मुल्क में, तो इसको पता नहीं कितने बिलियन ऑफ डॉलर खर्च लगते हैं इनके फ्यूल की वजह से। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के ज़रिए जाएगा तो ये बहुत आसानी से पहुँच जाएगा। अब क्या होगा कि अगर पाकिस्तान ये काम करे, मैंने क्योंकि कुछ बंदों को बताया, तो उन्होंने तो बड़ा क्रिटिसाइज किया कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन मैं जब भी पूछना है कि पाकिस्तान सी पैक बिल्ड करे या पे करेगा, और जब ये करने के दौरान अपने इंटरेस्ट भी मनवा सकता है। क्या इंटरेस्ट कि भाई आप यूगर्स के मामले में इस चीज़ को देखें, या इस चीज़ को कंट्रोल करें, या आपके जो ये इनका पॉलिसी में इनका साथ रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं वो करें। क्यों? क्योंकि चाइना को भी ज़रूरत है पाकिस्तान की सी पैक की वजह से, क्योंकि उनकी ट्रेड नहीं जाएगी, और पाकिस्तान को तो वैसे ही ज़रूरत है। तो ये किसका हैंड, जिसका हैंड रेड है वो करें साथ में हैंड रेड से। का क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड ही है आपका, लेकिन असल में हाँ बात और वही है। अगर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा ना, देखें असल बात ये होती है, बाय रोड ना ट्रैवल बहुत आसान है अभी भी, जिस तरीके से हज नहीं 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 का नहीं। ऑप्शन है ना, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, हज का जिस तरह ऑप्शन होता है ना, अब बाई एयर जिस तरह करते हैं हम, बाय एयर हम्म करते हैं वो महंगा पड़ता है, लेकिन इसी के लिए वो आजकल भी आवाज़ उठ रही थी दोबारा से बाय रोड हज पे जाने का रास्ता, जिस तरह पाकिस्तान से किसी ने जाना है तो वो ईरान के ज़रिए इराक से होते हुए हम्म सऊदी अरब की तरफ जा सकता है बाय रोड। ठीक है, पहले तो बाई हम्म शिप पे भी जाया जाता था, फिर बाय रोड जाने लगे, फिर अब बाय एयर जाने लगे, तो बाय एयर है महंगा, ठीक हो गया, और बाय शिप तो उससे भी हम्म, ज़्यादा महंगा है, और जो डिस्टेंस है वो भी इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करता है, तो उसको बाय रोड बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। पाकिस्तान से निकल के तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाता है, बांग्लादेश से निकल के आगे इंडिया श्रीलंका भी है, और इंशाल्लाह जब आगे इस चैप्टर में जाएंगे तो इधर इसके अलावा जो चाइना ने स्टार पॉलिसी खेली है वो भी एक हम्म अच्छी कॉन्सेप्ट है, जो कि आप पढ़िएगा पता लगेगा। अदरवाइज तो मुझे जो लगता है, एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ऑलरेडी इसके अंदर जो है ना, पाकिस्तानी ने ना, एक तो पाकिस्तानी अपनी डायरेक्शन सेट नहीं करते इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान कभी यूएस के साथ होता है, कभी चाइना के साथ होता है, कभी किसी मुल्क के साथ होता है, तो जिसकी वजह से ना बिल्कुल। पाकिस्तान ऐसे काम नहीं कर सकता जो कि
हम स्टैंड लेने वाले, क्योंकि हम हर दफ़ा जो है नहीं है इसका ना एक बड़ा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट से वो हम है। चल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से आप कोई बात है कि इसको बिगर लेवल पे आंसर करने का चलें ऑप्शन बिल्कुल होगा तो पता मैं लगेगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा अगर आपको इसका आंसर मिल सके किसी और हाँ शक्ल से मुझे तो ना ज़रूर मैं ये इसका भाई आंसर का दिलवा बहुत दूंगा आपको। और इसके अलावा बिल्कुल जो मुझे है, पूछना है। इसके अलावा एक जो ऑप्शन है ना, सबसे एक चीज़ जो है, देखें आप जरा चाइना का मैप देखें और इसके साथ आसपास देखें, इसकी सिर्फ ताइवान के साथ लड़ाई है, इंडिया के साथ भी इतनी हम्म। बड़ी लड़ाई नहीं है, क्योंकि वहां पर ठंड की वजह से हाँ। लड़ाई हो नहीं सकती। और लड़ाई भी होगी तो गोलियों बिल्कुल। की नहीं हो सकती, वहां पे हिमालय वगैरह। हाथों की लड़ाई होती है। लास्ट टाइम भी आपने हाँ हम सुनी आ होगी गए। इंडिया के साथ लड़ाई हुई थी, तो वो बिल्कुल हैंड बिल्कुल। वॉर हुई थी। इसके अलावा जितने भी इसके साथ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ लड़ता रहता है, कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ लड़ता रहता है, पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ता रहता है, हम्म। तो उसको लड़ाई का मसला ही नहीं है। अफगानिस्तान बिल्कुल 20 साल यूएस के साथ लड़ता रहा, वो बाकी से स्टेट रशिया के साथ लड़ी है। तो चाइना को ये भी एक एडवांटेज मुझे लगता है कि हैगा कि इसके आसपास वाले लोग ना इसके ऊपर तंग नहीं करते आते इसको। बिल्कुल साफ सही बात कर रहे हैं कि एक तो तंग नहीं करते और दूसरा चाइना के लिए ये बड़ा अच्छा है ना कि और एक अब अभी तो एक इसके लिए ये है कि भाई यहाँ से जो मैंने बताया मलेशिया से होते हुए अपनी ट्रेड निकाल देता है। लेकिन जब ये पाकिस्तान की जब बारी आती है सी पैक होगा और ये करेगा तो पाकिस्तान अपना नेशनल इंटरेस्ट जब रखेगा ना कि भाई देखो यूगर्स के मामले में डिप्लोमेसी करे प्रेशर डाले, ये हो सकता है। एक इसको भी समझे अपने अपना काम बनवाने के लिए कर सकता है, लेकिन इसके लिए हाँ ये इन्होंने इनके देखे ना सी पैक खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने सी पैक का कचरा कर दिया, कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने। क्या हुआ हमने अपने पैर पे अच्छा दूसरी बात मैं जो आपको बता रहा था, अगर हम सी पैक कर देते ना ये यहाँ पे 40 इंडस्ट्री पार्क्स लगते पाकिस्तान में। अगर ये इंडस्ट्री पार्क लगते हमारे पास रेवेन्यू आते एक सी पैक से आ रहा होता, इंडस्ट्री से आ रहा होता, हम इनको रेवेन्यू से अपनी मशीनें मंगवाते, बाहर से इंपोर्ट करते, लगाते मुल्क को अपने बलूचिस्तान के मामले में या फिर जहाँ जहाँ भी जगह पे, और यहाँ से रिसोर्सेस आते। बाहर से लेबर चले पाकिस्तान में तो और अच्छा बात है चीप लेबर है यहाँ पे, तो बाहर के साइंटिस्ट भी आते हैं, यहाँ के चीप लेबर भी काम करते हैं जो थोड़ा बहुत ऑपरेट कर सकते हैं। ये सब काम करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी होती है और ये सब कहते हैं सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सी पैक हमारे लिए बेहतरीन चांस था अगर इकोनॉमी उठानी थी। लेकिन क्या किया भाई, नहीं यहाँ के तो उनसे करना ही नहीं है। और अमेरिका के ये बने हुए के आसिम मुनीर भी और ये सब भी, तो इसके बाद चाइना ने क्या किया पाकिस्तान को अब हटा रहा है वो और अफगानिस्तान से शुरू कर रहा है वो, अफगानिस्तान में अपने रिसोर्सेज भी लगा रहा है, ये सब कर रहा है। तो इतनी बड़ा नुकसान था हमारा ये बन चुका है सी पैक। और इसका कितने फायदे हो सकते हैं, मैं बस ये एक बार ये पूछ लूँ ना किसी से, क्योंकि मैंने जिससे बोला है ना ये बात कि भाई देखो ये करें तो अगर तो बोला कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, चाइना सॉवरेन मुल्क है, सही है, चाइना की इकोनॉमी तुमसे 1000 गुने ज्यादा अच्छी है, तुम उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, वो तुम्हें डिक्टेट करेंगे। अगर उन्होंने तुम बनाते ना यानी कि पाकिस्तान बनाता सी पे खुद और फिर बोलता कि भाई अब हम आपको यहाँ से ट्रेड जाने देते हैं लेकिन आप अपना यूगर्स को करें, तो जब तुम बोल सकते हो, तुम उनके इंटरनली मामले में नहीं बोल सकते। अब मैंने सुना कि अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आंसर है इसका, कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये, हम इससे पहले किसी के लिए कौन सा स्टैंड ले रहे हैं जिसपे हम बोल हम्म। सकते हैं, जिसके खिलाफ हम बने थे उसके खिलाफ हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो ये तो बहुत ही दूर की बात है। अपने साथ वाले मुल्क के खिलाफ नहीं बोल सकते, हक में नहीं बोल सकते, तो फिर हम किसके हक में बोलेंगे। और चाइना की जिस तरह उन्होंने बात की ना कि पाकिस्तान से उठा के वो अफगानिस्तान ले गया, अफगानिस्तान के बाद उसके पास ऑप्शन है ईरान से भी निकलने का। ठीक है, अफगानिस्तान से रोड बिछा के ईरान से भी निकल सकता है। इसका तो ये तो एक अलग ही विजन है ना, मतलब कि चाइना के तो पास तो हर तरफ से वो उसके पास प्लान रेडी है। हमारे पास तो अगले 5 साल का प्लान नहीं होता, हम हर और चार इन्होंने महीने बाद किसी नए मुल्क के पास पहुंच जाते हैं कि चलो जी आ जाओ भाई, आप हमें दे दो थोड़ी सी और डोनेशन। नहीं, असल मसला ये है ना कि पाकिस्तान